ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है आपके अपने चहेते शो हिंदुस्तान हमारा में। दोस्तों, ज्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए हम आपको सीधे ले चलते हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट किरदार की तरफ और मिलवाते हैं शोले के इमाम साहब से। आदाब, मैं हूं हेमंत मिश्रा। किरदार में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म शोले और उसके एक अहम किरदार इमाम साहब की। इस पूरे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमार सिनेमा की एडिटर और मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक गीता सिंह जी। गीता जी, अगर हिंदी सिनेमा की बात करें तो शोले ने जो मुकाम हासिल किया है, क्या कोई फिल्म उसके इर्द गिर्द अभी तक पहुंच पाई है? 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले इंडियन सिनेमा की टॉप 10 फिल्म्स की लिस्ट में अभी भी मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पोजीशन में आई है और इसको हम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन सिनेमा भी कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी और अभी आने वाली रिलीज फिल्मों में इसके साथ इर्द गिर्द इसके आसपास भी पहुंच पाई है। गीता जी, अगर फिल्म शोले की बात करें तो उसका हर किरदार अपनी एक अलग कहानी बयां करता है। इमाम साहब का किरदार क्या कहता है इस फिल्म में? इमाम साहब का जो इसके अंदर में रोल बनाया है रमेश सिप्पी ने, वो पूरे गांव के अंदर में एक मस्जिद है, जैसे मंदिर है गांव के अंदर में, तो एक सोसाइटी के अंदर में एक जो हार्मनी का जो सिंबल दिखाने के लिए उन्होंने इसमें दिखाया है और जिसको पूरे गांव के लोग प्यार से रहीम चाचा कहते हैं, उनके परिवार अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। गीता जी, शोले का हर सीन ऑडियंस के दिलों को छूता है। अगर इमाम साहब के किरदार की बात की जाए तो ऐसा कौन सा सीन है जो फिल्म को एक नई दिशा देता है, एक नया मोड़ देता है और दर्शकों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? सबसे जो आज तक याद रखने वाला दृश्य था और उनका जो संवाद था वो ये था कि जब उनके बेटे की मौत हो जाती है, गब्बर सिंह जब बेटे को मार देता है, तो उस टाइम वो आके गांव वाले जो उनसे कुछ बोल नहीं पाते हैं, कि ये बता नहीं पाते हैं कि उनके बेटे की मौत हो गई, तो उस टाइम वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ये दृश्य था। क्या बात है बेटा, ये कहाँ लिए जा? कौन? अहमद। इस दृश्य को फिल्माने में मेरे ख्याल से उस टाइम, जैसा कि डायरेक्टर भी कहते हैं, कि 6 दिन लगे थे और पर सेंसर बोर्ड ने इसका जो मौत का दृश्य था उसको काट दिया था, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि व्यूवर्स के ऊपर ये शायद बुरा असर करेगा। एक वक्त आता है जब जय और वीरू को गांव से निकालने की बात आ जाती है। उस टाइम जो इमाम साहब का जो डायलॉग वर्जन है, जो वो बोलते हैं, वो फिल्म में कितना नया मोड़ लेकर के आता है। जय और वीरू को जब उन्हें लगता है कि ये शहर के लड़के हैं, ये कुछ करेंगे नहीं मदद, तो उस टाइम में इमाम साहब ही थे जिन्होंने पूरे गांव को उनके अच्छाई के बारे में बताने की कोशिश की और उन पे भरोसा दिलाने की कोशिश की थी। बेटा मैंने खोया है, मैंने, फिर भी यही चाहूंगा कि ये दोनों इसी गांव में रहें। इमाम साहब इस फिल्म में ए.के. हंगल ने ये रोल निभाया है। फिल्म में वो आए तो लगभग 3 से 4 बार हैं, लेकिन वो जब भी आए तो उन्होंने एक अपना एक छाप छोड़ी है फिल्म पर। गीता जी, एक अहम सवाल, इमाम साहब का जो किरदार है, क्या फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट वो लेकर के आता है? हाँ, ये फिल्म में टर्निंग पॉइंट लाता है, क्योंकि इमाम साहब के बेटे सचिन, जिनकी शायद ये दूसरी फिल्म थी, उनकी जब मौत होती है सचिन की, तो उसके बाद एकाएक पूरे फिल्म में जो जय वीरू जो सीरियस नहीं थे अपने इस काम के लिए, वो एकदम सीरियस हो जाते हैं और उनको लगता है कि गब्बर एक ऐसा है जिसको हमें पकड़ के उसे मारना जरूरी है, क्योंकि उसने एक निर्दोष को मौत की नींद सुला दिया था। जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा, इससे भारी बोझ कोई नहीं है। गीता जी, आपसे आखिरी सवाल, शोले जैसी फिल्में क्या अब हिंदी सिनेमा में दोबारा देखने को मिलेंगी? शोले का अभी जीपी सिप्पी के ही ग्रैंडसन इसका दोबारा से 3D वर्जन में शोले को दोबारा लेकर आ रहे हैं, जो इस साल मेरे ख्याल से 15 अगस्त को ही रिलीज करना चाहते हैं वो। तो उसके अलावा शोले पे वैसे बनाई तो कई बार कोशिश की गई है, फिल्में बनी भी हैं, ऐसा नहीं कि उसको इंस्पायर्ड नहीं किया शोले ने दूसरे डायरेक्टर्स को, लेकिन कई फिल्में चली और कई फ्लॉप हो गई, पर शोले के इर्द गिर्द कोई फिल्म हमें दिखती नहीं है। शुक्रिया गीता जी। आज के किरदार में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
किरदार की पेशकश के बाद अब बारी है चुप सियासी सन्नाटों की जानिब उकड़ू टेक लगाए बैठी उन आहटों को ढूंढ लाने का, जो आने वाले लम्हों में एक बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकती है। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। साबिक संघ सरबराह के सुदर्शन, जो इन दिनों मैसूर में अपने भाई के पास रह रहे हैं, हर दिन की तरह उस रोज सुबह 5 बजे जब मॉर्निंग वॉक पर निकले तो रास्ता भटक गए। कोई 4 किलोमीटर आगे जाकर एक छोटी सी बस्ती में भटकने लगे। थक हार कर एक मस्जिद से लगे पेड़ के नीचे बैठकर बड़बड़ाने लगे। तब एक कुरियर कंपनी में काम करने वाले नौजवान की नजर उन पर पड़ी तो अपनी मां की मदद से वो नौजवान उन्हें अपने घर ले आया। पानी पिलाया, छाछ पिलाई, फिर सुदर्शन जी को नींद आ गई। दोपहर में अचानक एक कन्नड़ चैनल पर इनकी गुमशुदगी की बाबत खबर चलने लगी तो लड़के ने फोन कर उस आदमी के अपने पास होने की तला दी, चैनल जिन्हें सुदर्शन बता रहा था। तब जाकर लोगों को पता चला कि सुदर्शन जी डिमेंशिया रोग से पीड़ित हैं, जिसमें आदमी अपने बारे में हर बात भूलने लगता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप अपनी कोई बात या अपने दिल के जज्बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें ntihindostanhamara@gmail.com या फिर लॉग ऑन करें www.hindostanhamara.in पर। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120456783। चाहे तो आप हमें फैक्स भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120429121 पर, या आप हमें SMS भी कर सकते हैं 09868807712 पर। यकीन मानिए आपका हर मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। बूंद गिरती है तो एक गूंज सी उठती है खला में, और एक लम्हा गिरा वक्त से कटकर आग से टूटा हुआ पिघला हुआ आग सा लम्हा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी NTI टीवी की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम जब कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, हम ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, तो कहने से नहीं होगा, ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी